प्राचीन इतिहास की संपूर्ण जो लिस्टिंग है इस वीडियो में देखेंगे और बहुत दुर्लभ तथ्य इसमें इस लिस्टिंग में आपको मिलेंगे जो अन्यत्र आपके लिए मुश्किल है मिलना। तो इसको तेज़ी से कई बार देख लेंगे तो एक बार माइंड में रहेगा। अगर कोडिंग करके याद कर लेंगे तो आपका नंबर इंक्रीज़ कराने में इनका काफ़ी महत्व रहेगा। इसके बाद हर सेगमेंट का आप लोगों को इसी तरह दुर्लभ लिस्टिंग हम प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले ईसा पूर्व और ईसा के पश्चात जो जो घटनाएं हुई महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास के संदर्भ में वो देखेंगे। तो 9000 से 7000 ईसा पूर्व भीमबेटका की गुफाएं ये तब की मानी जाती हैं, उनका काल तब का है। 7000 से 3300 ईसा पूर्व बलूचिस्तान में नवपाषाण स्थल मेहरगढ़ का ये काल माना जाता है। 3300 से 2500 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता की शुरुआत का काल या प्रारंभिक काल माना जाता है। 2700 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में किश से प्राप्त सिंधु मुहर की तारीख मानी जाती है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व ये सिंधु सभ्यता का परिपक्व चरण या सिंधु घाटी, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगा तथा गुजरात में लोथल में विशाल नगरों की सभ्यता, या फिर ये कहें सिंधु घाटी सभ्यता का जो वास्तविक काल है वो इसको माना जाता है। 1750 से 1500 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का परवर्ती चरण, उसके बाद का चरण है सिंधु सभ्यता का पतन का चरण है। वह वैदिक आर्यों के अप्रवास का भी ये चरण है। अप्रवास का मतलब वैदिक आर्य आते हैं इसी समय। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। पंजाब और पश्चिमी गंगा यमुना दोआब में आर्य बस्तियों का बसना यहाँ शुरू होता है। 1000 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग होना शुरू हो जाता है और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत यहाँ से होती है। 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का काल माना जाता है, समय माना जाता है। मध्य एवं पूर्वी गंगा के मैदान में आर्य बस्तियाँ बसती हैं। जनपद अथवा क्षेत्रीय राजतंत्रों का उदय होता है। आर्य बस्तियों में चित्तित धूसर मिदभांड संस्कृति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। 817 ईसा पूर्व में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष माना जाता है। 600 ईसा पूर्व भारत में द्वितीय नगरीकरण की पूर्वी गंगा घाटी में शुरुआत मानी जाती है। 16 महाजनपदों की उत्पत्ति का काल ये है। 563 से 483 ईसा पूर्व अब तक स्वीकृत जो बुद्ध का काल है इसी को मनाया जाता है। 542 से 413 ईसा पूर्व मगध का हर्यक वंश यहाँ पर शासन करता है। 540 से 468 ईसा पूर्व महावीर का काल मनाया जाता है जो अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। 518 ईसा पूर्व में फारस के साम्राज्य के गांधार और सिंध क्षत्रपी डेरियस प्रथम का बेहस्तून अभिलेख इसी समय का माना जाता है। बेहस्तून अभिलेख आया भी है, डेरियस प्रथम का या दारा प्रथम का है। 413 से 364 ईसा पूर्व मगध का शिशुनाग वंश इस समय शासन करता है। 364 से 321 ईसा पूर्व मगध का नंद वंश शासन करता है। 327 से 325 ईसा पूर्व भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। 326 ईसा पूर्व हाइडेस्पी झेलम की लड़ाई और सिकंदर तथा पोरस की पराजय पर पुरुषोत्तम की पराजय इसी समय होती है सिकंदर द्वारा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु होती है। 323 से 184 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का ये समय है। 305 जो ईसा पूर्व है सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त का युद्ध का ये समय है। 273 से 269 ये ईसा पूर्व अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध का समय है। 269 से 236 ईसा पूर्व अशोक का काल है। ये कई बार आया भी है। अशोक ने 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। 260 ईसा पूर्व अशोक का कलिंग पर विजय का ये समय है। दरअसल 261 ईसा पूर्व अर्थात अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ 269 में हुआ, उसके 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 257 ईसा पूर्व उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। दक्षिण एशिया तथा हेलेनिस्टिक विश्व में बौद्ध मिशन भेजे गए थे। 248 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया में यूनानियों की स्वतंत्रता का समय है। ये 232 से 184 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु तथा परिवर्ती मौर्य साम्राज्य यहाँ से आरंभ होता है। 184 से 75 ईसा पूर्व तक शुंग वंश का शासन रहता है। पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक रहता है। देवभूत इस काल का अंतिम शासक रहता है।
182 ईसा पूर्व डेमेट्रियस द्वारा इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना की जाती है। 166 से 150 ईसा पूर्व इंडो ग्रीक शासकों में मिनांडर का काल माना जाता है। 141 ईसा पूर्व शकों का बैक्ट्रिया पर अधिकार होता है। 80 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में शक शासक मोयेज का शासन रहता है। 75 से 28 ईसा पूर्व कर्ण वंश का शासन रहता है। 57 ईसा पूर्व उज्जैन के विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत होती है। उत्तर पश्चिम भारत में द्वितीय शक शासक एजेज प्रथम इसका शासन रहता है। 58 ईसा पूर्व दक्कन में सातवाहनों का उदय होता है। कलिंग का राजा खारवेल इसी समय का है और इससे संबंधित जो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख है। ईसवी अब ईसा के पश्चात वाले काल में देखें तो 20 से 46 ईस्वी अर्थात पहली शताब्दी की जो घटनाएं हैं, तक्षशिला का महान इंडो पर्शियन शासक गोंडोफेरनीज रहता है। भारत में संत थॉमस का इसी समय आगमन होता है। 45 ईस्वी में यूची लोगों द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में कुजुल कैडफिसियस के नेतृत्व में आक्रमण, जिसने यूची जनजातियों को एकजुट करके कुषाण साम्राज्य की स्थापना की। 46 ईस्वी में ग्रीक नाविक हिप्पालस द्वारा मानसून हवाओं की खोज की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये फैक्ट। 75 ईस्वी में प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री लिखी जाती है। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत की जाती है, जो कि भारत का आधिकारिक कैलेंडर भी है। 78 से 100 जो ईस्वी है, इसमें कनिष्क का काल कुषाण साम्राज्य का चरमोत्कर्ष का काल भी यही रहता है। 80 से 128 ईसा पूर्व गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान होता है। 130 से 150 ईस्वी में पश्चिमी भारत का महान शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम का शासन रहता है, जिसका जूनागढ़ अभिलेख प्रसिद्ध है। 226 ईस्वी में पर्शिया में सासानियन वंश की स्थापना होती है। 250 ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य का विघटन होता है। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की जाती है। 320 से 325 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल रहता है। 320 से 375 ईस्वी समुद्रगुप्त का काल रहता है, जिसे सैन्य विजयों के कारण भारतीय नोपिलियन कहा जाता है। 360 ईस्वी समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका के राजदूत का आगमन होता है। 375 से 415 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहता है। गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार होता है इसी समय, और संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष का काल यही माना जाता है। 399 से 414 ईस्वी फाहियान भारत में आता है। इस समय इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है ये। 415 से 455 ईस्वी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी समय कराई जाती है। हूणों का प्रथम आक्रमण इसी के काल में होता है, पूछता भी है। 455 से 467 ईस्वी स्कंदगुप्त का शासनकाल रहता है और 450 ईस्वी हूणों का आक्रमण दोबारा होता है। मतलब 450 ईस्वी ये हूणों का आक्रमण होता है। किसके काल में होता है? सबसे पहले कुमारगुप्त के काल में होता है, उसके बाद सर्वाधिक स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता है। 467 से 540 ईस्वी गुप्त वंश का पतन होता है। 500 से 527 ईस्वी तोरमाड़ एवं मेहरकुल के अधीन उत्तर भारत में हूणों का शासन होता है। 527 ईस्वी यशोधर्मन द्वारा मेहरकुल की पराजय होती है। 543 से 755 ईस्वी बादामी के चालुक्य पूर्वी चालुक्यों का शासन रहता है। 560 से 903 ईस्वी कांचीपुरम के महान पल्लव का शासन रहता है। 606 से 647 ईस्वी हर्षवर्धन का काल रहता है। 622 ईस्वी हिजरी मुस्लिम संवत की शुरुआत होती है। 625 ईस्वी फारस के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में पुलकेशिन द्वितीय का राजदूत जाता है। 629 ईस्वी प्रथम मुस्लिम मस्जिद का निर्माण केरल में होता है। 630 ईस्वी नर्मदा के किनारे हर्ष की पुलकेशिन द्वितीय से मुठभेड़ होती है, जिसमें हर्ष की हार होती है। 630 से 643 ईस्वी ह्वेनसांग भारत में आता है, हर्षवर्धन के समय ही आता है ये। देखिए ये सभी क्रम से याद रखिएगा, क्रम वाला ही पूछता है मैक्सिमम प्रश्न। 630 से 1070 ईस्वी वेंगी के पूर्वी चालुक्य का शासन रहता है। 634 ईस्वी पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख इसी समय का है। 642 ईस्वी कांची के नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बादामी पर अधिकार किया जाता है। 643 ईस्वी में प्रयाग में हर्ष की पंचवर्षीय महासभा आयोजित होती है। 648 ईस्वी भास्कर वर्मन कामरूप का जो शासक था, उसने हर्ष के उत्तराधिकारी को कन्नौज की गद्दी पर बिठाने में मदद की। 675 से 685 ईस्वी नालंदा विश्वविद्यालय में इत्सिंग का आगमन होता है। किसका? इत्सिंग का। 700 से 728 ईस्वी
कांची के नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल रहता है। समृद्ध एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है ये। 712 ईस्वी सिंध पर अरबों का अधिकार होता है। 743 से 789 ईस्वी संत रक्षित एवं पद्म संभव या संघ रक्षित या पद्म एवं पद्म संभव जो कि बौद्ध भिक्षु थे, ये तिब्बत भेजे गए थे। 788 में शंकराचार्य का जन्म होता है। प्रमुख स्मृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो मनुस्मृति ये ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी तक लिखी गई, इसमें बाद में संशोधन और चीज़ें जुड़ती गईं। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक का काल माना जाता है इसका लिखने का। नारद स्मृति 300 ईस्वी से 400 ईस्वी। पराशर स्मृति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। बृहस्पति स्मृति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। कात्यायन स्मृति 300 ईस्वी से 600 ईस्वी। विभिन्न जो खट दर्शन हैं, 6 दर्शन, उनके प्रणेता कौन कौन थे? तो सांख्य के कपिल थे, योग के पतंजलि थे, न्याय के गौतम थे, वैशेषिक के कणाद थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के व्यास थे। ओके, दरअसल जैमिनी और बादरायण ये व्यास के ही शिष्य थे, और ये मीमांसा है ना, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा है, दोनों ही ये व्यास के ही विचार थे। जो कृष्ण द्वैपायन व्यास थे उन्हीं के विचार थे। इसको जैमिनी और बादरायण ने बाद में आगे बढ़ाया। तो जैमिनी के विचारों को पूर्व मीमांसा का दर्शन माना गया, बादरायण के विचारों को उत्तर मीमांसा का। तो उत्तर मीमांसा में व्यास या फिर बादरायण कोई भी आएगा तो वो सही होगा। तो बादरायण भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, तो बादरायण भी सही है उत्तर मीमांसा। पुस्तक अष्टाध्यायी ये किस किस ने लिखी है देख लीजिए। पुस्तक हैं उस काल की और उसके लेखक हैं। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त, कथा सरित सागर के सोमदेव, बृहत कथा मंजरी के क्षेमेंद्र, अर्थशास्त्र के कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त उन्हीं के नाम थे। नीतिसार कामंदक, महाभाष्य पतंजलि, मालविकाग्निमित्र कालिदास, रघुवंश कालिदास, हर्षचरित बाणभट्ट। इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं आप देख सकते हैं। अष्टाध्यायी में पूर्व मौर्य काल में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा की जानकारी है। मुद्रा राक्षस में नंद एवं मौर्य वंश के पतन और गुप्त वंश की स्थापना संबंधी जानकारी है। कथा सरित सागर में कश्मीर राज्य में स्त्री की पतोन्मुख सामाजिक स्थिति का वर्णन है। बृहत कथा मंजरी में मौर्य काल की घटनाओं संबंधित जानकारी है। अर्थशास्त्र में 15 खंडों में 180 प्रकरणों में या अधिकरणों में विभाजित 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ का दूसरा व तीसरा खंड सर्वाधिक प्राचीन है। नीतिसार में गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश पड़ता है। महाभाष्य में शुंग वंश के इतिहास संबंधी जानकारी है। मालविकाग्निमित्र में यह गुप्तकालीन रचना है। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी की रचना है। रघुवंश में गुप्त नरेश समुद्रगुप्त के दिग्विजय की जानकारी है। हर्षचरित्र में हर्ष की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन है। गौड़वाहो ये वागपति की रचना है। कन्नौज शासक यशोर वर्मा के बारे में जानकारी आप लोगों को दिख तो रहा होगा ना। विक्रमांक देव चरित्र ये विलहड़ की रचना है। कल्याणी के परवर्ती चालुक्य विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन है। रामचरित या संध्याकर नंदी की पुस्तक है। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है इसमें, और आ भी चुका है कई बार प्रश्न। कुमारपाल चरित जयसिंह की रचना है। इसमें चालुक्य शासक जो गुजरात के चालुक्य शासक थे कुमारपाल का यशोगान किया गया है। द्विआश्रय काव्य हेमचंद ने लिखा है। गुजरात के शासक कुमारपाल के बारे में जानकारी है। नव सहसांग चरित्र ये पद्मगुप्त की रचना है। परमार वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी है। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि संबंधित जानकारी है। राजतरंगिणी कलहड़ की है। पूर्वतया पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। पूर्णतया पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। बाद में जौन राज और शीवर ने इस राजतरंगिणी को पूरा किया था। कुल 8 तरंग हैं इसमें। गार्गी संहिता कात्यायन ने लिखी। यूनानी आक्रमण संबंधी जानकारी मिलती है। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर ने लिखी। चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी है। मत विलास प्रहसन पल्लव नरेश महेंद्र विक्रम ने लिखी। 7वीं सदी में रचित इसमें वहाँ की सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है। इसमें भिक्षुओं एवं कापालिकों पर व्यंग्य किया गया है। अवंति सुंदरी कथा दंडी ने लिखी। पल्लवों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्रबंध चिंतामणि मेर तुंगाचार्य ने लिखी। 5 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ में से विक्रमांक, सातवाहन, मूलराज, मुंज, भोज, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद आदि के बारे में जानकारी मिलती है। यह एक जैन ग्रंथ है।
ध्यान रखिएगा मेरतुंग की इस प्रबंध चिंतामणि पर देविका रानी और जो कि गुजरात की रानी थी और मोहम्मद गोरी से बहुत ताकत से लड़ी थी, बहुत ही साहस के साथ लड़ी थी और उसको धूल चटाई थी। मोहम्मद गोरी को सपने में बुरे ख्वाब आते थे उसके नाम से, इस तरीके से डरा दिया था। तो उस पर एक मूवी भी आ रही है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, गुजराती मूवी है। तो ये इसी में, इस पुस्तक में ही उसका वर्णन है, प्रबंध चिंतामणि में ही मेरतुंग ने उसको लिखा है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी थी, गुप्तकालीन समाज और संस्कृति का वर्णन है। दश कुमार चरित दंडी ने लिखी थी, गुप्तकालीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन इसमें भी है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्लिष्ट वैदिक शब्द, जो कठिन वैदिक शब्द थे, उनके संकलन निघंटु की व्याख्या करने के निमित्त यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। किसने? यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। किस लिए की थी? जो कठिन वैदिक शब्द हैं उनके संकलन जो है, जिसको निघंटु कहा जाता है, उनकी व्याख्या करने के लिए। पाणिनि का अष्टाध्यायी तथा पतंजलि का महाभाष्य क्या है? ये दोनों व्याकरण ग्रंथ हैं। टीसीएस ये ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में कालिदास की अमूल्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम तथा ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विल्किंस ने 1785 ईस्वी में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा मौखरी एवं पालवंश के राजाओं का इतिहास भी लिखा। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की जानकारी मिलती है। नया धम्म कहा में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। अब यहाँ धम्म समझ के आप बुद्ध धर्म नहीं समझ लीजिएगा। तो नया धम्म कहा में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। उवासग दशाओं में उपासकों के जीवन संबंधी नियम दिए गए हैं। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। किसमें? भगवती सूत्र में, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। भद्रभाव चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के वर्णन इस समय के, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इंडिका इसने पुस्तक लिखी। मौर्य प्रशासन, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी देता है। डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया, सीरिया के राजा अंतियोकस का राजदूत था। डायनोसियस अशोक के शासनकाल में आया था। मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। टालमी ये भूगोल की पुस्तक, इसने भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। द्वितीय सदी तक ज्ञात विश्व भूगोल की जानकारी इसमें मिलती है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका या नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। प्रथम सदी में भारत रोम व्यापार का विस्तृत विवरण इसमें मिलता है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, इसने फो क्यूकी नामक पुस्तक लिखा। 5वीं सदी के गुप्त साम्राज्य एवं समाज का विवरण इसमें मिलता है। ह्वेन सांग या युआन च्वांग जिसको कहते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। सी यू की नामक पुस्तक इसने लिखी। तत्कालीन समाज, राजनीति, धर्म एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी, गुप्तोत्तर कालीन की जानकारी इसमें मिलती है। इतसिंग, इसने कोई पुस्तक तो नहीं लिखी है, गुप्तोत्तर कालीन समाज, संस्कृति एवं धर्म की जानकारी ये देता है। ह्वीली, हेन सांग की जीवनी इसने लिखी है। हेन सांग की भारत यात्रा का उल्लेख इसने लिखा और आय भी है। इसके बारे में पूछा भी गया कि हुई ली या ह्वीली जो हैं, इन्होंने क्या लिखा? तो हेन सांग की जीवनी लिखी। अब आइए शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल से। ठीक है, तो भारत में सबसे पुराना हस्त कुठार सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। लोहदा नाला बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से पशु की हड्डी से बनी। देखिए सबसे पहले कौन सी हस्त कुठार किसने प्राप्त किया? सबसे पहले पूछेगा तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहाँ पर प्राप्त किया? तो उन्होंने प्राप्त किया चेन्नई में, मद्रास में। लेकिन भारत में सबसे पुराना हस्त कुठार कहाँ मिला है? सोन घाटी से प्राप्त हुआ है। लोहदा नाला बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में है, हाथी के नाम से याद रखिएगा, हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म यहाँ मिला है। मध्य पाषाणकालीन प्रमुख स्थल, उनकी विशेषता, आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रारंभिक पशुपालन के संकेत इसमें मिले हैं यहाँ से। बागौर राजस्थान में है, प्रारंभिक पशुपालन के संकेत यहाँ भी मिले हैं। सांभर झील निक्षेप राजस्थान में है, प्रारंभिक वृक्षारोपण के संकेत मिले हैं।
महदहा उत्तर प्रदेश में है। एकल एवं युग्म समाधान का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ मिला है। वीरभानपुर बंगाल में है। उपकरण में काठ का दस्ता लगाने का प्रयास दिखता है इसमें। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। गुफा चित्रकारी हरा एवं लाल रंग का साक्ष्य यहाँ मिला है। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में है। युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य यहीं मिलता है। सामूहिक शवाधन का साक्ष्य भी यहाँ पर मिलता है। नवपाषाणकालीन स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। कृषिजन्य गेहूं एवं जौ की किस्म के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। बुर्ज होम कश्मीर में ये स्थान है। गर्तावास मनुष्य के शव के साथ पालतू पशु कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण यहाँ पे मिलता है। गुफकराल भी कश्मीर में है, यहाँ भी गर्तावास मिला है। गेहूं जौ एवं मसूर के जले हुए दाने की प्राप्ति भी यहाँ से हुई है। कोल्डीहवा या लहुरा देव, कहीं कहीं कोल्डीहवा मिलता है, कहीं कहीं लहुरा देव। अब चूंकि यूपीपीसीएस ये प्रश्न पूछ चुका है तो लहुरा देव अभी तक ज्ञात धान की खेती या खेती का विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य अगर कहीं मिला है तो लहुरा देव मिला है। तो धान की खेती या खेती का दोनों का पूछेगा। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूरे विश्व का कहाँ मिला है तो लहुरा देव में मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद कोल्डीहवा चिरांद बिहार में स्थित है। हिरण के सींग से निर्मित उपकरण की प्राप्ति यहाँ से हुई है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्व के प्राचीनतम मृदभांड की प्राप्ति यहाँ पर हुई है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ के उत्खनन से घर्षित पाषाण औजार या घिसे हुए भाषाण औजार, फलक तथा हस्तनिर्मित अपरिष्कृत पीले रक्ताभ तथा मृदभांड प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल कर्नाटक में स्थित है। इस स्थल से शंख के ढेर तथा निवास स्थान प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाणकालीन स्थल मेहरगढ़ ताम्रपाषाण में भी ये स्थान देखिए आता है। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण, क्वेटा संस्कृति और हड़प्पा कालीन संस्कृति। पूछा जाए तो कौन सा स्थल है जहाँ पर पाषाण से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक के प्रमाण मिले हैं तो वह है मेहरगढ़। यहाँ से कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेढ़ी जो कि पूर्व बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, यह कुल्ली नाल संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से तांबे को गलाकर टिन तथा दर्पण के निर्माण का साक्ष्य, दफनाने, दाह संस्कार और कलश शवाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, अर्थात कलश के साथ किसी को दफनाने के। आमरी यह पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से 4 संस्कृतियों की जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ कहाँ की? आमरी संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, झूकर संस्कृति, झांगर संस्कृति। राना घुंडई या पाकिस्तान में गोमल घाटी के झोब लोरलाई क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से कुबड़दार बैल की मूर्ति, सोने की पिन तथा घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। कोड दीजी यहाँ से प्राप्त 16 स्तर 2 संस्कृतियों से संबंध है। यहाँ से प्राप्त ऊपर के 3 स्तर हड़प्पा काल से, एक संक्रमण काल से और नीचे के 12 स्तर हड़प्पा पूर्व काल से संबंधित हैं। कोड दीजी भी याद रखिएगा। कालीबंगा यह स्थल 2 संस्कृतियों पूर्व हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। मुंडी गाग यहाँ से ऊंची दीवार तथा उसके ऊपर धूप में पकी ईंटों के बुर्ज का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अन्य ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ जिसमें क्वेटा संस्कृति, यहाँ से गुलाबी रंग लिए सफ़ेद रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिन पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। कुल्ली संस्कृति, यहाँ से अलंकित मृदभांड का साक्ष्य मिला है। इसकी बाहरी सतह पर वृषभ का, बैल का अंकन है। यहाँ दाह संस्कार तथा दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। झोब संस्कृति, यहाँ से 5 संस्कृतियों के चरणों के संकेत मिले हैं। गैरिक मृदभांड संस्कृति में घर सरपत के बनाए जाते थे। इस पर मिट्टी की लिपाई की जाती थी। फर्श थापी मिट्टी से बनाए जाते थे। काले व लाल मृदभांड संस्कृति 1960 ईस्वी में अतरंजी खेड़ा से काले व लाल मृदभांड संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जोधपुरा तथा नूह से भी इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्र निधान संस्कृति, ताम्र संचय का प्रथम साक्ष्य 1822 में कानपुर के समीप बिठूर से प्राप्त हुआ है। ताम्र संचय का सबसे बड़ा भंडार गंगोरिया से प्राप्त हुआ है। चित्ते धूसर मृदभांड संस्कृति, इसका प्रारंभिक साक्ष्य 1946 में अहिच्छत्र से प्राप्त हुआ है। भगवानपुरा, दधेरी, नागर तथा कटपालन से चित्तित धूसर मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चित्तित धूसर मृदभांड का सबसे बड़ा स्थल हरियाणा से प्राप्त बुखारी है। उत्तर काले पॉलिश तार मृदभांड संस्कृति, इसका प्रारंभिक साक्ष्य 1930 ईस्वी में तक्षशिला से प्राप्त हुआ है। पाषाण काल को एक दृष्टि में फिर से देख लेते हैं। निम्नपुरा का पाषाण काल
इसमें चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति तथा हैंड एक्स संस्कृति के रूप में इसको जाना जाता है। सोहन घाटी तमिलनाडु में सिंगरौली बेसिन तमिलनाडु में कुछ स्थल, सोहन घाटी जो कि पंजाब में है, छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। यह संस्कृति सिंध और केरल छोड़ पूरे भारत में पाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। हथनौरा नर्मदा बेसिन से होमो इरेक्टस के जीवाश्म, हैंड एक्स और पेबुल पत्थर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हथनौरा से होमो इरेक्टस, अगर पूछा जाए कि प्राचीन मानव के जो साक्ष्य हैं सबसे पहले कहाँ से, मतलब प्राचीनतम मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो नर्मदा घाटी से, हथनौरा से। मध्य पुरा पाषाण स्क्रेपर वेधक उपकरण से इसकी पहचान होती है। नेवासा महाराष्ट्र, डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बांकुरा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल। नर्मदा घाटी इसके प्रमुख स्थल हैं। फलकों की अधिकता रही है, इसी वजह से फलक संस्कृति भी मध्यपुरा पाषाण काल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ब्लेड, भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकारियाँ, भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में B.S. वाकड़कर ने की थी, ये भी आया है कई बार। उच्च पुरा पाषाण तो ब्लेड और ब्यूरिन संस्कृति के रूप में जाना जाता है, इसकी पहचान की जाती है। कुरनूल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश ये प्रमुख स्थल हैं। निएंडरथल मानव जो होमो सोपियंस के पूर्वगामी थे, कुरनूल से अस्थि के उपकरण की प्राप्ति हुई है। मध्य पाषाण माइक्रोलिथ सभ्यता, इकधर फलक, वेधनी, अर्धचंद्राकार समलभ प्रकार के उपकरण इस समय पाए गए हैं। कर्नाटक, राजस्थान का बागौर और तिलवाड़, लंघनाथ जो कि गुजरात में है, वीरभानपुर, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के इसके प्रमुख स्थल हैं। सूक्ष्म आकार के औजार, मृदभांड निर्माण कला तिलवाड़ा में जो कि पाई गई है। पशुपालन और मछली पकड़ना मुख्य आधार। स्थायी जीवन के संकेत भी मध्य पाषाण में मिले हैं। नवपाषाण की बात करें तो चमकदार पॉलिश की सभ्यता इसकी विशेषता है। बुर्जहोम गुफकराल कश्मीर के, दाओली असम का, मेघालय चिरांद बिहार का, आमरी कोटदीजी मेहरगढ़ मास्की, संगनकल्लू हल्लूर पिकलीहल पय्यमपल्ली, जिसमें संगलकल्लू पिकलीहल और पय्यमपल्ली को क्या कहा जाता है, राग का टीला भी यहाँ पर मिला है इन तीनों स्थानों पे। तो ये नवपाषाणकालीन स्थल हैं। कृषि के आरंभ के साक्ष्य, गर्त आवास के साक्ष्य, शव से मानव के साथ कुत्ता दफनाना, बड़ी मात्रा में अस्थि के औजार, पोत निर्माण, ऊन के साक्ष्य, स्थायी जीवन में पशुओं का प्रयोग भी, ये सभी नवपाषाणकालीन सभ्यता के प्रमुख ये साक्ष्य मिलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मालवा संस्कृति के लोग काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। इनाम गांव से किलाबंद बस्ती, हाथी दांत इत्यादि प्राप्त हुए हैं। कायथा तथा एरण से किलाबंद बस्तियां प्राप्त हुई हैं। दक्षिण के महापाषाणिक संस्कृति की वास्तविक सूचना उनकी कब्रों से प्राप्त होती है, जो कि वृत्ताकार तथा चौकोर थी। तो महापाषाणी संस्कृति ये जो कब्र थे उनसे संबंधित है। कब्रगाह पिटबरियल तथा शिटवरियल प्रकार के थे। हल्लूर तथा पिकलीहर से लोहे का साक्ष्य कब्रों से मिला है। भारत में सबसे पहले लघु पाषाण उपकरण 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में C.L. कार्लाइल द्वारा खोजा गया था। लघु पाषाणकालीन उपकरण। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां एक दृष्टि में देखते हैं। आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान इसका प्राप्ति स्थल है। सफ़ेद डिजाइनों से सजे काले लाल रंग के मृदभांड, पशुओं की अस्थियां, ताम्र वस्तुएं इसकी विशेषता है। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थान है। ये समय आपको इसका याद रखने की जरूरत नहीं है। मजबूत लाल लेप वाले मृदभांड, इन पर चॉकलेटी रंग से बने चित्र एवं लाल रंग से चित्रित पांडुभांड इस समय की विशेषता है। सवालदा संस्कृति महाराष्ट्र, ये याद रखिएगा बस प्राप्ति स्थान। लाल भांड जिन पर काले रंग से चिड़िया, जानवर तथा मछली चित्रित किए गए हैं। प्रभास संस्कृति गुजरात में मिली है, चमकदार सतह वाले चमकीले लाल भांड। मालवा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिली है, मोटे लेप वाले खुरदुरे बर्तन जिस पर लाल या काले रंग से डिजाइन बने हैं। रंगपुर संस्कृति गुजरात में पाई गई है, चमकदार सतह वाले चमकीले लाल भांड पाए गए हैं या मृदभांड पाए गए हैं। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है, काले रंग से रंगे लाल भांड, विभिन्न प्रकार की तस्तरियाँ, टोटीदार कलश, कटोरे, प्याले। नेवासा से ये कलश सावधानी ये कई बार पूछा है।
कि कलश अवधान कहाँ मिले हैं, तो जोरवे संस्कृति जो कि महाराष्ट्र के यहाँ मिले हैं। इसके बाद ये भी पूछा है कि कहाँ से पटसन के जो जूट है उसके साक्ष्य मिले हैं, तो नेवासा से। ठीक है, ये भी जोरवे संस्कृति में। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता में। अब आपके प्राचीन इतिहास की वास्तविक शुरुआत होती है, लेकिन यूपीपीसीएस इन सब स्थानों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछता है। तो कल वाले में हम धीरे धीरे सारे सेगमेंट कराएंगे आपको। ठीक है, तो कल मैक्सिमम चांसेस हैं कि कल हम पूरा करवा दें, नहीं तो आधा आधा 2 पार्ट में और करवा देंगे इसको। प्राचीन, फिर उसके बाद मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि ये लिस्टिंग किए बिना यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ये बेईमानी है। ठीक है, बाकी आप लोग अगर हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर सारे पीडीएफ सभी प्रकार के वीडियोस के लाभ ले सकते हैं। टू द पॉइंट कोर्स के 9453775039 पे संपर्क करके सब कुछ आपको यहाँ पर इस कोर्स में मिलेगा। क्रैश कोर्स में 30 डे में आपका पूरा कार्यक्रम समाप्त कर सकते हैं। सारे वीडियोस आपको एक साथ, पीडीएफ, टेस्ट सारे और जितनी भी चीज़ें हैं कोडिंग वगैरह सब ग्रुप में मिल जाएंगी, तो इजी होगा आपको व्यवस्थित पढ़ाई करने में इस दौरान। ठीक है, तो चलिए, जो कि पद कम है, मेहनत ज़्यादा करनी है, कैटेगरी के हैं तो प्रीलिम्स में और ज़्यादा मेहनत है अब तो।